हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। तो हमने कल बात करी थी कि सरकार क्या है, तो सरकार के बारे में बात करी थी। तो कानून बनाना उसका कार्य है, परंतु सरकार का निर्माण कैसे होगा, इसके प्रावधान कहाँ निरूपित है, तो हमने बात करी थी वो संविधान में निरूपित है। तो आज हम संविधान के कार्यों और उसका गठन कैसे हुआ इस पर बात करेंगे। तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमें स्वतंत्रता मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। भारत देश आज़ाद हो गया था और 1934 में सर्वप्रथम एम एन रॉय द्वारा सुझाव दिया गया कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान निर्माण में भागीदारी निभाए। यानी संविधान का पहली बार सुझाव किसने दिया था, तो एम एन रॉय द्वारा दिया गया था। अगर हम इसको समझें तो 1934 में एम एन रॉय अपना विचार प्रस्तावित कर रहे हैं कि एक संविधान होना चाहिए। और उसी के अगले क्रम में देखते हैं 1935 में हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है वो प्रस्तावित करती है कि हाँ एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो अगर हम व्यक्ति के तौर पर देखेंगे तो एम एन रॉय प्रस्तावित कर रहे हैं। अगर हम एक संस्था द्वारा देखेंगे तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रस्तावित कर रही है। तो आगे चलते हैं तो 1938 में नेहरू जी कहते हैं कि अगर हाँ संविधान सभा का निर्माण होगा, परंतु जो संविधान सभा होगी वो हमारे वयस्क मताधिकार पर चुन के आएगी। तो वयस्क मताधिकार पर चुन के आएगी तो कोई भी चीज़ जब वयस्क मताधिकार पर चुन के आती है तो क्या होता है, उसमें सबका प्रतिनिधित्व होता है। तो जब संविधान सभा में सबका प्रतिनिधित्व होगा तो संविधान में जो भी प्रावधान निरूपित किए जाएंगे वो सबका प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सबका प्रतिनिधित्व उसमें होगा। तो संविधान नेहरू जी ने ये प्रस्तावित किया। तो फिर वहीं आगे देखते हैं 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में ये सब मांगे मांग ली जाती हैं। अगस्त प्रस्ताव में ये मांग हमारी स्वीकार कर ली जाती है, इसको स्वीकृति मिल जाती है कि हाँ संविधान सभा का निर्माण जो होगा वो वयस्क मताधिकार के होगा। और फिर वहीं आगे चलते हैं तो 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में तो क्रिप्स मिशन में जो मुस्लिम लीग होती है उसको ये अस्वीकार कर देती है क्योंकि इसमें दो संविधानों की मांग नहीं की गई थी, भारत विभाजन की मांग नहीं की गई थी। फिर अगले क्रम में हम देखते हैं 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया जाता है और इसी के आधार पर हमारे संविधान सभा के निर्माण को इन्हीं के प्रावधानों के आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है। तो संविधान सभा का निर्माण अगर देखेंगे तो 1946 में स्टार्ट होगा और किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर। तो हम ये देख लेते हैं 1946 में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधारों पर होता है। तो फिर हम आगे देखते हैं कि इसकी जो फर्स्ट बैठक होती है कैबिनेट मिशन के आधार पर, जो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और जब 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है तो उसमें कोई अध्यक्ष नहीं होते हैं। उसमें अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को बाय तौर अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। और स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष इसमें दो होते हैं, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। फिर उसके अगले चरण में उद्देश्य प्रस्ताव आता है। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा लाया जाता है 13 दिसंबर 1946 को ये लाया जाता है। इन्हीं के आधारों में इसी के प्रावधान के आधार पर हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। कैसे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था नेहरू जी द्वारा, तो नेहरू जी ने ऐसे मूल्य, आदर्श, विचारधाराएं रखी थी उस प्रस्ताव में जो हमारे संविधान से बिल्कुल मिलती थी। और वो कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान को है सारांश के रूप में दिखा रही थी। जब कोई चीज़ सारांश के रूप में दिखाती है तो उसको आराम से हम प्रस्तावना के तौर पर जोड़ सकते थे। तो प्रस्तावना में उन्हीं मूल्यों को जोड़ लिया गया। अब हम नोट देखते हैं एक, ये इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा जब शुरुआत हुई थी तो उसमें दो चीज़ें साथ साथ काम कर रही थी। जो संविधान सभा थी बतौर विधायिका भी काम कर रही थी और बतौर संविधान सभा भी काम कर रही थी। जब उसको कानून बनाने होते थे तो विधायिका के तौर पे काम करती थी, तो उसके अध्यक्ष जे.वी. मालवकर हो जाते थे। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हो जाते थे। अगर इसके कार्य पर बात की जाए तो इसका कार्य 2 साल 11 महीने 18 दिन और तक रहा और इसकी टोटल 11 बैठकें हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और अगर हम बात करते हैं अब संविधान की, तो एक मूल फैक्ट ये है कि संविधान
के पिता कौन हैं? तो हमारे जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी, वो संविधान के पिताजी कहे जाते हैं। और संविधान के पिताजी इस आधार पे कहे जाते हैं क्योंकि बहुत सी जो प्रारूप समिति एक बनी थी, कई समितियां बनी थी संविधान बनाने में, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर थे। उन्होंने कई सारे प्रारूप तैयार किए थे संविधान बनाने से, तो इस आधार पर उनको B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। अब हम देखते हैं संविधान के कार्य क्या हैं। तो सर्वप्रथम संविधान का कार्य है तालमेल बढ़ाना। तो तालमेल बढ़ाना या समन्वय या विश्वास बनाए रखना, इसका मतलब ये होता है जो हमारा भारत देश है उसमें अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं वाले लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाई लोग रहते हैं, यानी कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। हमारे समाज में इतनी विभिन्नता है तो उनको आपस में कैसे जोड़ा रखा जा सकता है? कोई कानून बना के तो नहीं रखा जा सकता है, लेकिन हाँ, संविधान में ऐसा बुनियादी नियम दिए हैं जिनके आधार पर समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बनाए रखा जा सकता है। अब हम दूसरा देखें कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तो संविधान तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, अर्थात जो सरकार है। हाँ, तो समाज निर्णय कौन लेता है? सरकार ही तो लेती है निर्णय। तो सरकार के पास होगी यह शक्ति। तो संविधान ने तय किया कि ये शक्ति, जो निर्णय लेने की शक्ति है, वो गवर्नमेंट के पास होगी। तो अर्थात जब गवर्नमेंट के पास होगी तो गवर्नमेंट के पास होने का मतलब क्या है कि उस पर कुछ बहुत सारी सीमाएं होंगी। गवर्नमेंट का चयन कैसे होगा, गवर्नमेंट किन पर कानून नहीं बना सकती है, गवर्नमेंट किस आधार पे से छूट दे सकती है, किस आधार पे कानून को लागू करा सकती है। इस आधार पर कई सारे हमारे संविधान में प्रावधान है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है। इस आधार पर उसको सरकार को बनाने की प्रावधान दिए गए हैं। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि सरकार पर कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि हमने बताया कि निर्णय लेने की शक्ति सरकार के पास है, तो सरकार के पास कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं ताकि वो ऐसा ना हो कि सत्ता में आ गया तो अपनी पावर का फुल इस्तेमाल करने लगे। ऐसा नहीं है, तो सरकार पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। उन सीमाओं को हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें इस आधार पर दिए गए हैं कि हम उन आधारों को लेकर ही सरकार जो है अपनी वो कानून बनाए, उनका उल्लंघन ना करे। तो मूल अधिकारों हमारे पास ऐसी शक्ति है, नागरिकों के पास ऐसी शक्ति है कि सरकार उनको छीन नहीं सकती है। हाँ, कुछ एग्जम्पशन हैं जहाँ पे सरकार आपातकाल में मूल अधिकारों को ले सकती है, पर लेकिन सारे मूल अधिकारों का नहीं वो छीन सकती है। इस आधार पर सरकार पर कुछ सीमाएं हैं जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम चौथा देखते हैं, समाज की आकांक्षाओं व लक्ष्यों का निर्धारण करना। तो समाज की कुछ आकांक्षाओं व लक्ष्यों का निर्धारण करना इस आधार पर समझ सकते हैं कि समाज को कैसे तरीके चाहिए, कैसे कैसे लक्ष्य। जैसे समाज का लक्ष्य एक होता है कि नहीं, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, समाज में शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो जब सरकार कानून बनाएगी तो शिक्षा का अधिकार उसमें जोड़ेगी कि हाँ, कानून बना रही तो उसमें शिक्षा का अधिकार। तभी तो गवर्नमेंट ने जब कानून बनाया तो शिक्षा का अधिकार को फंडामेंटल राइट में डाल दिया। तो जैसे शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, भोजन की सुविधा और सभी को रोजगार की सुविधा जैसे लक्ष्य टारगेट किए सरकार ने, संविधान ने ऐसे लक्ष्य बनाए। आकांक्षाएं, लोगों की, समाजों की आकांक्षाएं उसमें DPS में जिनमें जाहिर की नीति निर्देशक तत्व जो थे हमारे, उसमें इन सब अधिकारों को, इन सब प्रावधानों की बात की, ताकि जब समाज में सरकार निर्णय ले, समाज के लिए जब निर्णय ले, तो वो कुछ ऐसे कानून बनाए जिसमें ये लक्ष्य पूरे हों और ये सीमाएं थी जिनको वो लांघ ना सके। की बुनियादी पहचान है कि हम सर्वप्रथम भारतीय हैं। हमारा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है, हमारे विचारधारा क्या है, इन सब की बात बाद में होगी। पहले बात होगी कि हम भारतीय हैं। तो संविधान हमें देता है कि जब उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, जिसमें आता है कि सर्वप्रथम कि हम भारतीय हैं, तो बुनियादी पहचान है कि ये भारतीय होने का एहसास दिलाता है। तो हमने जैसे देखा कि उसके कार्य क्या हैं, तो सबसे पहले है कि तालमेल बढ़ाना, समन्वय रखना, समाज में जो सरकार बन रही है उसका गठन कैसे होगा, उसका चयन कैसे होगा, वो क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए, नागरिकों को अधिकार दिए गए, उनको लांघ नहीं सकती है, और समाज की आकांक्षाओं को
के निर्धारण के लिए ही वो कानून बनाएगी और राष्ट्र की बुनियादी पहचान की हमारा भी एक पहचान होगी जो राष्ट्र के तौर पे भारतीय होने की पहचान होगी। इस तरह हम देखते हैं कि संविधान में अनेक प्रावधान दिए गए हैं। वैसे तो हम लंबे तौर पर चर्चा नहीं कर सकते हैं कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि बहुत लंबे सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो हम उनके कार्यों की बात करते हैं जो सारांश ही है एक तरह से। और अगर हम इसकी बात करें कि ये जब बना तो ये तो बन कितनी पहले रहा है, लेकिन वो अब तक क्यों चलता आ रहा है, क्यों नया संविधान क्यों नहीं आ रहा। हमें दिमाग में आता है कि नया संविधान क्यों नहीं आया, उसकी मांग क्यों नहीं उठी। तो नए संविधान की मांग इसलिए नहीं उठी कि उसकी विशेषताओं में है कि उसमें एक लचीलता है संशोधन करने की लचीलता से जिस प्रकार हमारा समाज बदलता जाएगा उसी प्रकार हम अपने संविधान को भी बदल सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में निजता का अधिकार आया था, उस समय प्राइवेसी के राइट्स की बात कोई नहीं कर रहा था, लेकिन इस टाइम जब सोशल मीडिया का चलन है तो यहाँ पे साइबर क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक आता है निजता का अधिकार। जब निजता का अधिकार आया तो संशोधन करके उसको 20 में डाल दिया गया कि नहीं, ये निजता का अधिकार जो है इसको हम उसमें डाल देंगे। तो इसी तरह संविधान की व्याख्या को लेकर, संविधान के कानूनों को संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका हरदम सजग रहती है और सचेत रहती है कि संविधान में क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए और उसकी व्याख्या को किस प्रकार किया जाना चाहिए। अभी हम संविधान के संशोधन और अन्य प्रावधानों को लेकर आगे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना लंबा टॉपिक है कि इसमें लंबे लंबे वीडियो बन सकती हैं। और अगर संविधान की बात की जाए तो ये ऐसे आदर्श और मूल्यों का प्रतीक है जो समाज के हमारे आदर्श और मूल्य इसमें समाहित हैं और वो सब हमारे कानूनों में भी आते रहते हैं। थैंक यू।